एक घर की कल्पना कीजिए, दरवाजे अंदर से बिल्कुल बंद हैं, कोई टूटा हुआ ताला नहीं है, बाहर से किसी की घुसने का मतलब जबरन घुसने का कोई सुराग दूर दूर तक नहीं है। लेकिन घर के अंदर ना एक खौफनाक सन्नाटा पसरा है। एक पति की बहुत ही रहस्यमयी और संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। ये कोई प्राकृतिक मौत नहीं है। राइट। और उस घर में उस वक्त दूसरा मौजूद व्यक्ति सिर्फ एक है, उसकी पत्नी। बिल्कुल। और देखिए, ऐसे हालात में ना इंसान का दिमाग बहुत ही तेजी से काम करता है। मतलब कोई भी व्यक्ति जब इस सीन को देखेगा तो दिमाग खुद ब खुद कड़ियां जोड़ने लगेगा। हाँ, वो तो है। स्वाभाविक सी बात है कि शक की जो सुई है वो सीधे उस अकेले जिंदा बचे इंसान पर जाकर टिक जाएगी। क्योंकि हमारा दिमाग ना हमेशा खाली जगहों को कहानियों से भरने का आदी होता है। एग्जैक्टली। और जानकी देवी बनाम स्टेट ऑफ केरला के इस ऐतिहासिक मामले की जो पूरी बुनियाद है ना, वो इसी इंसानी फितरत और शक के इर्द गिर्द घूमती है। तो आज की इस डीप डाइव चर्चा का हमारा मुख्य उद्देश्य इसी उलझे हुए कानूनी सवाल की तह तक जाना है कि क्या सिर्फ शक के आधार पर या कुछ संदिग्ध परिस्थितियों को देखकर किसी व्यक्ति से उसकी आजादी छीनी जा सकती है? सही कहा। और ये मामला सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारी न्याय व्यवस्था की उस सबसे नाजुक कड़ी का परीक्षण है जिसे हम परिस्थिति जन्य साक्ष्य या कह लें सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कहते हैं। राइट। जब कोई स्पष्ट सबूत न होना तो कानून किस तरह काम करता है, ये केस उसका एक बहुत बहुत बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल। अगर हम आज के इन स्रोतों को गहराई से खंगालें तो पता चलता है कि जानकी देवी का ये मामला बिल्कुल अगाथा क्रिस्टी या आर्थर कॉनन डॉयल के किसी लॉक्ड रूम मिस्ट्री नॉवेल जैसा लगता है। हाँ, एग्जैक्टली वैसा ही फील देता है। मतलब पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उनके सामने जो तस्वीर थी वो बहुत ही लिमिटेड थी। जानकी देवी वो आखिरी इंसान थी जिन्हें उनके पति के साथ जिंदा देखा गया था। और पुलिस जांच में जो दूसरी सबसे बड़ी बात सामने आई वो ये थी कि दोनों पति पत्नी के बीच ना कुछ समय से अनबन चल रही थी। अच्छा। हाँ, घर में झगड़े और तनाव का माहौल था। तो पुलिस के नजरिए से देखें तो ये एक बहुत ही साफ कहानी लगती है। मतलब एक मोटिव यानी हत्या का कारण मौजूद है जो कि उनका आपसी झगड़ा है। राइट, मोटिव मिल गया। और एक मौका भी मौजूद है क्योंकि दोनों घर में अकेले थे। तो पुलिस ने इन दो बिंदुओं को जोड़ा और यह निष्कर्ष निकाल लिया कि पत्नी ने ही हत्या की है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है। मतलब उपन्यासों में तो जासूस अंत में कोई ना कोई ऐसा सबूत निकाल ही लाता है जो कातिल को बेनकाब कर दे। लेकिन असल जिंदगी की इस पुलिस जांच में ना एक बहुत बड़ी कमी थी। इस मामले में प्रत्यक्ष साक्ष्य यानी डायरेक्ट एविडेंस का पूरी तरह से अभाव था। बिल्कुल। असल में देखिए, प्रत्यक्ष साक्ष्य वो होता है जो किसी अपराध को बिना किसी अगर मगर के सीधे तौर पर साबित कर दे। जैसे कोई आई विटनेस। हाँ, जैसे कोई चश्मदीद गवाह जिसने अपनी आंखों से अपराध होते देखा हो, या फिर अपराधी का खुद का एक बालिया बयान हो, या ऐसा कोई अकाट्य फोरेंसिक सबूत लाइक हत्या के हथियार पर उंगलियों के स्पष्ट निशान या कोई साफ सीसीटीवी फुटेज। जानकी देवी के मामले में ना इनमें से एक भी चीज मौजूद नहीं थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस के पास हत्या का हथियार नहीं था, मौत के सटीक तरीके को पत्नी से जोड़ने वाला कोई सीधा फोरेंसिक लिंक भी नहीं था और कोई गवाह भी नहीं था। एकदम सही। मतलब पुलिस के पास सिर्फ और सिर्फ परिस्थितियां थी। आखिरी बार साथ देखा जाना और पति पत्नी का झगड़ा होना, ये तो सिर्फ हालात हैं। ये कोई सीधा सबूत थोड़ी है कि पत्नी ने ही हत्या की है। बिल्कुल नहीं है। और कानून की नजर में ना केवल परिस्थितियों के आधार पर किसी नतीजे पर पहुंचना बहुत ही जोखिम भरा कदम होता है। कैसे? क्योंकि एक ही परिस्थिति के कई अलग अलग मतलब निकल सकते हैं, लेकिन अक्सर पुलिस जांच के दौरान कंफर्मेशन बायस का शिकार हो जाती है। मतलब उन्हें एक कहानी सही लगती है और फिर वे हर परिस्थिति को उसी कहानी के सांचे में ढालने की कोशिश करते हैं। अरे वाह, कंफर्मेशन बायस, ये बहुत ही सटीक शब्द इस्तेमाल किया। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो तब होती है जब ये मामला निचली अदालत यानी ट्रायल कोर्ट में पहुंचता है। हाँ, वहाँ का फैसला तो और भी दिलचस्प था। स्रोतों से एकदम स्पष्ट होता है कि प्रत्यक्ष सबूतों की इतनी भारी कमी के बावजूद पुलिस ने इन छिटपुट परिस्थितियों के आधार पर ही पूरा केस अदालत के सामने पेश कर दिया। और ट्रायल कोर्ट का फैसला इस मामले का एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अदालत ने ना पुलिस द्वारा पेश की गई इन परिस्थितियों पर गौर किया कि पत्नी घर में थी, बाहर से कोई आया नहीं और दोनों के बीच तनाव था। राइट। और बस इन्हीं बातों को आधार मानकर ट्रायल कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया
कि जानकी देवी इस मौत में शामिल हो सकती है और उन्हें दोषी करार दे दिया गया। लेकिन एक सेकंड, अगर इस फैसले का थोड़ा लॉजिकल एनालिसिस किया जाए तो ये बहुत ही अजीब लगता है। बिल्कुल लगता है। मतलब अगर कोई कन्फेशन नहीं है, कोई सीधा सबूत नहीं है, तो ट्रायल कोर्ट ने इतनी जल्दी उन्हें कातिल कैसे मान लिया? पति पत्नी के बीच झगड़ा होना तो मतलब हमारे समाज में एक बहुत ही आम बात है। हाँ, हर घर में होता है। तो क्या महज एक आम अनबन और घर में मौजूद होना किसी को हत्यारा साबित करने के लिए काफी है? यहाँ तो मुझे साफ लग रहा है कि अदालत ने तथ्यों से ज्यादा संभावनाओं पर भरोसा किया। एग्जैक्टली। और ये ना हमारी न्याय प्रणाली की उस इंसानी कमजोरी को उजागर करता है जो कई बार निचली अदालतों के स्तर पर देखने को मिलती है। अच्छा। हाँ, जब अदालत के सामने एक संदिग्ध मौत का मामला होता है और एक ऐसी परिस्थिति होती है जहां दूसरा व्यक्ति एकदम साफ रूप से शक के घेरे में है, तो कई बार जज प्रिपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी यानी संभावनाओं की प्रबलता के जाल में फंस जाते हैं। मतलब उन्हें लगता है कि यही हुआ होगा। हाँ, उन्हें लगता है कि सबसे ज्यादा संभावना यही है कि पत्नी ने हत्या की होगी। यानी उन्होंने शक को ही सबूत मानकर फैसला सुना दिया। यार ये तो बहुत ही खतरनाक स्थिति है। बहुत खतरनाक है। अगर संभावना को ही अंतिम सत्य मान लिया जाए तो कोई भी निर्दोष व्यक्ति सिर्फ इसलिए जेल जा सकता है क्योंकि वो गलत समय पर गलत जगह मौजूद था। और यही वजह है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ये सिद्धांत है कि सिर्फ परिस्थितियों पर भरोसा कर लेना न्याय के बुनियादी उसूलों के बिल्कुल खिलाफ है। राइट। किसी व्यक्ति को सजा देने के लिए उसका अपराध साबित होना चाहिए, न कि सिर्फ उसके अपराधी होने की संभावना। ट्रायल कोर्ट की इसी भारी चूक के कारण ना ये मामला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। और जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो उन्होंने इस पूरी थ्योरी को एक अलग ही चश्मे से देखा। ट्रायल कोर्ट की तरह सिर्फ संभावना के आधार पर तो सुप्रीम कोर्ट किसी की आजादी छीन नहीं सकता था। बिल्कुल नहीं। तो उन्होंने इस मामले का और पुलिस द्वारा बुनी गई जो परिस्थितियों की चेन थी ना, उसका असली पोस्टमार्टम शुरू किया। सही कहा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को बहुत ही माइक्रो लेवल पर परखा। उन्होंने अभियोजन पक्ष की जो कहानी थी उसे टुकड़ों में बांटकर ये देखा कि क्या ये परिस्थितियां वास्तव में किसी अपराध को साबित करती हैं या सिर्फ शक पैदा करती हैं। अदालत ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य को परखने के लिए कुछ बहुत ही कड़े मानदंड अपनाए। बिल्कुल। और स्रोतों के अनुसार कोर्ट ने मुख्य रूप से ये जांचा कि क्या परिस्थितियां पूरी तरह से स्थापित हो चुकी हैं। फिर उन्होंने देखा कि क्या वे सारी परिस्थितियां आपस में जुड़कर एक ऐसी पूरी चेन बनाती हैं जिसमें कोई कड़ी गायब न हो। राइट, पूरी चेन बननी चाहिए। और सबसे अहम बात जो सुप्रीम कोर्ट ने पूछी कि क्या उन सारी परिस्थितियों को मिलाने के बाद केवल और केवल एक ही निष्कर्ष निकलता है कि जानकी देवी ही दोषी हैं। और इन कसौटियों पर ना पुलिस का केस पूरी तरह से बिखर गया। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि सबूतों की वो चेन बहुत ही कमजोर और अधूरी थी। उसके बीच में कई बड़े गैप्स थे। अच्छा, जैसे? उदाहरण के लिए सिर्फ आखिरी बार साथ देखे जाने का मतलब ये तो नहीं है कि उस दौरान कोई दुर्घटना नहीं हो सकती या कोई और संभावना नहीं बन सकती। हाँ बिल्कुल, ये स्थिति तो बिल्कुल एक जिक्सॉ पजल की तरह लगती है। बहुत अच्छी एनालॉजी है। मतलब अगर उस पजल के कुछ किनारे के टुकड़े मिल गए हों, जैसे झगड़ा होना और घर में मौजूद होना, लेकिन बीच का वो मुख्य हिस्सा ही गायब हो जिससे असल तस्वीर साफ होती है, तो उस अधूरी और धुंधली तस्वीर को देखकर कोई ये दावा कैसे कर सकता है कि पूरी कहानी क्या है? एग्जैक्टली। और उस पजल में ना सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि अगर बीच का हिस्सा गायब है तो कोई भी अपनी कल्पना से उस तस्वीर को पूरा मान सकता है। हाँ, जो पुलिस ने किया। बिल्कुल, पुलिस ने अपनी कल्पना से उस खाली जगह को भर दिया था। लेकिन कानून में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस वाले मामलों की सबसे पहली शर्त यही है कि सबूतों की चेन का पूरा होना अनिवार्य है। मतलब इसमें कोई टूट फूट नहीं होनी चाहिए। मतलब यह कि अगर पुलिस द्वारा पेश किए गए सबूतों से एक भी ऐसी संभावना निकलती हो जो आरोपी के बेगुनाह होने की तरफ इशारा करती हो या किसी और तरीके से मौत होने की तरफ इशारा करती हो, तो उस स्थिति में सजा नहीं दी जा सकती। एकदम सही। इसे कानूनी भाषा में ना हाइपोथेसिस ऑफ इनोसेंस कहा जाता है। हाँ। मतलब परिस्थितियां ऐसी होनी चाहिए जो मानवीय रूप से किसी और निष्कर्ष की तरफ जाने का रास्ता ही बंद कर दें। राइट। केवल और केवल आरोपी का अपराधी एकमात्र तार्किक निष्कर्ष होना चाहिए। जानकी देवी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि परिस्थितियां शक तो पैदा कर रही थी, लेकिन वे ये पूरी तरह साबित नहीं कर पा रही थी कि केवल जानकी देवी ने ही हत्या की है। मतलब वहाँ अन्य संभावनाओं से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं किया जा सकता था। तो इसी अधूरी चेन और कमजोर सबूतों को देखते हुए
सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया जो क्रिमिनल लॉ का एक सुनहरा नियम या गोल्डन रूल बन गया। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्पष्ट और सख्त शब्दों में कहा कि शक, चाहे वो कितना भी गहरा, कितना भी पुख्ता क्यों ना लगे, वो कभी भी सबूत की जगह नहीं ले सकता। और ये वाक्य ना हमारे पूरे न्याय शास्त्र का मूल आधार है। आपराधिक कानून में किसी भी अपराध का उचित संदेह से परे यानी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित होना अनिवार्य है। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, राइट। हाँ, इसका सीधा सा मतलब ये है कि जज के मन में आरोपी के अपराध को लेकर कोई भी लॉजिकल डाउट नहीं होना चाहिए। अगर एक भी तार्किक संदेह बाकी है तो सजा नहीं दी जा सकती। और इसी ठोस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने जानकी देवी को संदेह का लाभ, जिसे हम बेनिफिट ऑफ डाउट कहते हैं, वो दिया और उन्हें ट्रायल कोर्ट की सजा से मुक्त करते हुए बरी कर दिया। बिल्कुल। ये फैसला इस बात की तस्दीक करता है कि न्यायपालिका किसी भी व्यक्ति की आजादी को महज अटकलों के आधार पर नहीं छीन सकती। सही बात है। ये फैसला राज्य की असीमित शक्ति और एक आम नागरिक के अधिकारों के बीच एक बहुत जरूरी संतुलन बनाता है। पुलिस और अभियोजन पक्ष के पास तो असीमित साधन होते हैं ना। हाँ, पूरी मशीनरी होती है उनके पास। एग्जैक्टली। ऐसे में अगर महज शक के आधार पर सजा मिलने लगे तो कोई भी निर्दोष व्यक्ति इस देश में सुरक्षित नहीं रहेगा। लेकिन देखिए, यहाँ एक बहुत ही लॉजिकल सवाल उठता है जो अक्सर इस तरह के मामलों को सुनने के बाद ना बहस का हिस्सा बनता है। पूछिए। अगर इस नियम को इतना सख्त कर दिया जाए, मतलब अगर शक को बिल्कुल भी जगह ना दी जाए और हर मामले में उचित संदेह से परे साबित करने की जिद की जाए, तो क्या इससे व्यवस्था पंगुनी हो जाएगी? मतलब अगर पुलिस के पास कोई सीधा सबूत नहीं है, कोई सीसीटीवी नहीं है, कोई प्रत्यक्ष गवाह भी नहीं है, तो क्या कोई भी चालाक अपराधी कभी पकड़ा ही नहीं जाएगा? क्या ये व्यवस्था कहीं ना कहीं अपराधियों को फायदा नहीं पहुंचा रही है? देखिए, ये एक बहुत ही जायज चिंता है, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर सजा नहीं दी जा सकती। अच्छा। बिल्कुल। इतिहास में ऐसे अनगिनत मामले हैं जहां बिना किसी चश्मेदीद गवाह के सिर्फ परिस्थितियों के आधार पर अपराधियों को फांसी तक की सजा हुई है। कानून परिस्थितिजन्य साक्ष्य को कमजोर नहीं मानता। तो फिर जानकी देवी के मामले और उन मामलों में बुनियादी फर्क क्या है जहां परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर सजा मुकर्रर होती है? फर्क है सबूतों की उस चेन की मजबूती और बुनावट में। जब परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर सजा होती है ना, तो वे परिस्थितियां एक फौलादी जाल की तरह होती हैं। फौलादी जाल मतलब एक के बाद एक तथ्य ऐसे जुड़ते हैं कि आरोपी के पास बचने की कोई जगह नहीं बचती। जैसे मान लीजिए, अगर हत्या का समय बिल्कुल सटीक तय हो जाए, आरोपी के कपड़ों पर खून मिल जाए और उसके भागने का कोई स्पष्ट कारण साबित हो जाए, तब वो चेन पूरी होती है। ओह, समझ गया। जानकी देवी के केस में वो चेन बीच बीच में टूटी हुई थी। यानी न्याय व्यवस्था कभी भी जल्दबाजी में या किसी केस को जल्दी सुलझाने के प्रेशर में आकर शक को सच नहीं मान सकती। अगर परिस्थितियों की मदद से कोई कहानी बताई जा रही है तो उस कहानी में कोई छेद नहीं होना चाहिए। एकदम सही। न्याय का एक बहुत ही पुराना और स्थापित सिद्धांत है ना कि 100 गुनहगार भले ही छूट जाएं, लेकिन एक भी बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल। जानकी देवी का मामला इसी सिद्धांत के ढाल बनकर खड़ा है। ये उस व्यवस्था को रोकता है जो सिर्फ सतही परिस्थितियों को जोड़कर किसी निर्दोष को फंसा सकती है। तो ये तमाम स्रोतों और सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक एनालिसिस को देखने के बाद ना, ये बात पूरी तरह साफ हो जाती है कि जानकी देवी बनाम स्टेट ऑफ केरला का मामला कानूनी इतिहास में एक मील का पत्थर क्यों है। बिल्कुल। ये एकदम स्पष्ट करता है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित मामलों में सबूतों की चेन का पूरी तरह से कंप्लीट और शंका मुक्त होना कोई विकल्प नहीं है, बल्कि एक अनिवार्य शर्त है। केवल मौके पर मौजूदगी या किसी के अजीब बर्ताव के आधार पर उसकी आजादी नहीं छीनी जा सकती। सही कहा। और ये केस हमें ये भी याद दिलाता है कि कानून की नजर में ना भावनाएं, धारणाएं और कयास बिल्कुल मायने नहीं रखते। वहाँ सिर्फ अकाट्य तथ्य और उनके बीच का अटूट तार्किक संबंध ही काम आता है। लेकिन देखिए, इस पुराने और ऐतिहासिक मामले की प्रासंगिकता ना आज के दौर में और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। वो कैसे? क्योंकि आज की दुनिया उस दौर से बहुत अलग है जब ये मामला अदालत में लड़ा गया था। आज हम एक ऐसे डिजिटल युग में जी रहे हैं जहां इंसान की हर हरकत, हर कदम किसी न किसी रूप में रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, ये तो है। तकनीक ने ना साक्ष्यों की प्रकृति को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। एग्जैक्टली। मतलब हाथ में बंधी स्मार्ट वॉच आपके दिल की धड़कन और नींद का डेटा रिकॉर्ड कर रही है। जेब में रखा फोन हर पल लोकेशन ट्रैक कर रहा है।
घरों में लगे जो स्मार्ट स्पीकर और कैमरे हैं वो हर गतिविधि को डेटा में बदल रहे हैं। ऐसे में एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल मन में आता है कि अगर जानकी देवी जैसी कोई घटना आज के इस तकनीक संपन्न युग में घटती तो क्या इन डिजिटल सबूतों की वजह से परिस्थिति जन्य साक्ष्य की इस चेन में मौजूद गैप्स को खोजना और भरना आसान हो जाता? बहुत ही दिलचस्प सवाल है ना? क्या इन स्मार्ट उपकरणों ने पुलिस का काम इतना आसान कर दिया है कि शक और सबूत के बीच का फासला कम हो गया है, या फिर इन नए उपकरणों द्वारा पैदा किए गए डेटा के विशाल अंबार ने शक और सच के बीच की इस लकीर को पहले से भी ज्यादा उलझा दिया है? सोचने वाली बात है। बिल्कुल। तो सुनने वालों के लिए यह एक ऐसा विचार है जिस पर जरूर गौर किया जाना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा सवाल है जिसका सामना आने वाले समय में हमारी हर न्याय प्रणाली हो करना ही होगा।